Hello students, my name is Atisha Chhaje. I am a lecturer of Government Polytechnic College, Dungarpur. आज हम प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ME3O2 का यूनिट नंबर 2 कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 2.1.3 टूल लाइफ, इकोनॉमिक्स ऑफ टूल लाइफ। सबसे पहले समझते हैं कि टूल फेलियर क्या होता है। ठीक है, यानी कि औजार की विफलता। औजार की विफलता दो कारणों से हो सकती है कि दो तरह की होती हैं। एक तो है स्लो डेथ और एक होती है सडन डेथ। ठीक है, तो किसी कर्तक औजार को विफल तब कहा जाता है जब वह अपनी उपयोगिता खो देता है। ठीक है, तो ये दो तरह से अपनी उपयोगिता खो सकता है। एक है ड्यू टू स्लो डेथ और एक है सडन डेथ। स्लो डेथ में क्या होता है, जो रेक फेस है, टूल का जो रेक फेस है उसमें ग्रेजुअल और प्रोग्रेसिव वियर होता है। ठीक है, तो उस वजह से दो टाइप के फेलियर्स होते हैं, क्रेटर वियर और फ्लैंक वियर। इन केस ऑफ सडन डेथ, फेलियर्स लीडिंग टू प्रीमैच्योर एंड ऑफ द टूल। ठीक है, तो जो स्लो डेथ है उसमें ग्रेजुअली जो रेक फेस है वो वियर अवे होना स्टार्ट होता है, जबकि इन सडन डेथ ये जो टूल की जो लाइफ है उसका सडन ही उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, द सडन डेथ टाइप ऑफ टूल फेलियर इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। टूल फेलियर मैकेनिज्म इंक्लूड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ब्रिटल फ्रैक्चर, फटीग फ्रैक्चर और एज चिपिंग। However, it is difficult to predict which of these process will dominate and when tool wear will occur. ठीक है, तो जो सडन डेथ टाइप का जो टूल फेलियर है वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि ये कब हो जाएगा। ठीक है, जो स्लो डेथ है उसमें हमें दिख रहा है धीरे धीरे कि टूल जो है वो खज रहा है और ख़त्म होने वाला है, जबकि इन केस ऑफ सडन डेथ हम नहीं कह सकते कि ये कब टूट गया। जैसे सिलाई मशीन है, ठीक है, कभी कभी होता है सिलाई मशीन की जो सुई है बहुत लंबे टाइम से हम उसको सुई को यूज़ कर रहे हैं, तो यूज़ करते करते वो ब्लंट हो जाती है और फिर उसके बाद वो अच्छे से सिलाई नहीं हो पाती, फिर हम सुई को बदल देते हैं। ठीक है, कितनी बार क्या होता है सिलाई करते करते नई नई ही हम लाते हैं और एक दो बार यूज़ होती है, कितनी बार यूज़ ही कर रहे होते हैं और अचानक से वो टूट जाती हैं। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं सडन डेथ। ठीक है, तो सडन डेथ कब होगी वो अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी तरह टूल फेलियर कब होगा इन केस ऑफ सडन डेथ वो नहीं बता सकते। ये जो टूल फेलियर होता है ये होता है ड्यू टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ब्रिटल फ्रैक्चर, फटीग फ्रैक्चर या फिर एज चिपिंग के थ्रू। ठीक है, पर किस वजह से इसका फेलियर हुआ है इन चार में से वो बताना भी बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया जो ग्रेजुअल डेथ जो है, ठीक है, स्लो डेथ जो है उसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है फ्लैंक वियर और एक होता है क्रेटर वियर। ठीक है, तो टूल वियर क्या होता है, औजार घिस जाने पर दक्षतापूर्ण काम नहीं कर पाता या फिर पूरी तरह विफल हो जाता है। थोड़ा घिस जाने पर औजार को पुनः तेज करके दोबारा यूज़ में लिया जा सकता है। ठीक है, तो टूल वियर दो टाइप के हैं, फ्लैंक वियर और क्रेटर वियर। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको दोनों तरह के, यहाँ पे इस डायग्राम में दोनों तरह के वियर दिख रहे हैं। ये जो है पॉसिबल फ्रैक्चर लाइन, ठीक है, यहाँ से जो टूल है यहाँ से कट कर अलग हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर एक डिप्रेशन आने लगता है। ठीक है, उसे बोलते हैं क्रेटर वियर। ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपको इधर दिख रहा है ये होता है क्रेटर वियर। ठीक है, फ्लैंक वियर जो होता है वो इधर की तरफ आता है। ठीक है, ये यहाँ पे ये जो है ये फ्लैंक वियर है। ठीक है, ये फ्लैंक वियर और ऊपर की तरफ ये जो होता है क्रेटर वियर। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि फ्लैंक वियर क्या होता है। ठीक है, फ्लैंक वियर को बोलते हैं वियर लैंड। ठीक है,
इसका रीज़न क्या होता है? अब्रेशन बाय हार्ड पार्टिकल्स एंड इंक्लूजन इन दी वर्क पीस। ठीक है, अगर किसी हार्ड पार्टिकल का हम अगर अब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर टूल के अंदर अब्रेशन इंक्लूजन होने लग जा वर्क पीस के अंदर इंक्लूजन होना स्टार्ट हो जाता है तो फ्लैंक वेयर होने की संभावना बढ़ जाती है। शेयरिंग ऑफ द माइक्रो वेल्स बिटवीन टूल एंड वर्क मटेरियल। ठीक है, तो जो छोटे छोटे वेल्स बनते जाते हैं, ठीक है, वो शेयर ऑफ होना अगर स्टार्ट हो जाते हैं तो फ्लैंक वेयर हो जाता है। अब्रेशन बाय फ्रैगमेंट्स ऑफ बिल्ट-अप एज प्लगिंग अगेंस्ट द क्लियरेंस फेस ऑफ द टूल। ठीक है, तो जो बिल्ट-अप एज है, ठीक है, उसका अब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, देन फ्लैंक वेयर हो जाता है। एट लो स्पीड फ्लैंक वेयर प्रीडोमिनेट्स। इफ मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज्ड फ्लैंक वेयर इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ठीक है, अगर स्लो स्पीड पर अगर काम होता है तो फ्लैंक वेयर हो जाता है, और मटेरियल रिमूवल रेट अगर इंक्रीज कर दी जाती है तब भी फ्लैंक वेयर हो सकता है। ठीक है, इसके क्या क्या इफेक्ट आते हैं? फ्लैंक वेयर डायरेक्टली अफेक्ट द कंपोनेंट डायमेंशन प्रोड्यूस्ड। जो हम वर्क पीस हमें जो बनाना है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, उसके डायमेंशन अफेक्ट होते हैं। फ्लैंक वेयर इज यूजुअली द मोस्ट कॉमन डिटर्मिनेंट ऑफ टूल लाइफ। फ्लैंक वेयर में कुछ स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये 3 स्टेजेस में होता है, जो कि है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक है, तो जैसे जैसे फ्लैंक वेयर बढ़ता जाता है, ठीक है, टाइम के साथ ये फ्लैंक वेयर बढ़ता जा रहा है, उसी तरह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्टेज आ जाती है। ठीक है, जब प्राइमरी स्टेज होती है, ठीक है, ये जो प्राइमरी स्टेज है जिसे बोलते हैं ब्रेकिंग पीरियड। ठीक है, तो इनिशियली जो कटिंग टाइम होता है, ठीक है, उसमें आता है ब्रेकिंग पीरियड। ठीक है, ये जो होता है इसे बोलते हैं रैपिड इनिशियल वियर। ठीक है, बहुत जल्दी इसमें वियर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद ये सेकेंडरी स्टेज में आता है, यहाँ पे इसका स्टेडी स्टेट वियर रीजन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वियर रेट से यहाँ पे इसका फ्लैंक वियर स्टार्ट होता है। देन ये टर्शियरी स्टेज में आ जाता है। टर्शियरी स्टेज में क्या होता है, ये फेलियर रीजन में आ जाता है। यहाँ पर इसका कभी भी यहाँ पे फेलियर हो सकता है। ठीक है, ये एक्सेलरेटिंग वियर रेट से आगे बढ़ता है। सो प्राइमरी वियर क्या है? द रीजन वेयर द शार्प कटिंग एज इज क्विकली ब्रोकन डाउन एंड अ फाइनाइट वियर लैंड इज स्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो इन केस ऑफ प्राइमरी वियर इसमें जो शार्प कटिंग एज है वो एकदम से टूट जाती है। ठीक है, और फाइनाइट वियर लेंथ बन जाती है। इन केस ऑफ सेकेंडरी वियर द रीजन वेयर द वियर प्रोग्रेसेस एट अ यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तो सेकेंडरी वियर में क्या होता है, जो वियर है ये यूनिफॉर्म रेट से आगे बढ़ता है। इन केस ऑफ टर्शियरी वियर द रीजन वेयर वियर प्रोग्रेसेस एट अ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रेट। In the tertiary region, the wear of the cutting tool has become sensitive to increased tool temperature due to high wear length. अगर in case of tertiary region क्या होता है, जब टूल का टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो wear length बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो टर्शियरी वियर में जाने से पहले ये रिकमेंड किया जाता है कि जब ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में है तभी इसकी रीग्राइंडिंग कर दी जाए। ठीक है, जो औजार है उसे पुनः तेज कर दिया जाए। ठीक है, अगर नहीं किया जाएगा तो उस टूल का वियर होना स्टार्ट हो जाएगा और ये टूल फेलियर हो जाएगा। सो रीग्राइंडिंग इज रिकमेंडेड बिफोर दे एंटर दिस रीजन। ठीक है, तो क्लियर हो गया। ठीक है, फ्लैंक वियर क्या है? फ्लैंक वियर को पार्श्व निगर्शन कहते हैं। पार्श्व निगर्शन से तात्पर्य कर्तन औजार के पार्श्व यानी कि फ्लैंक पर होने वाले वियर को पार्श्व निगर्शन कहते हैं। जो इसमें कॉन्टेक्ट एरिया ऑन द टूल फ्लैंक और न्यूली मशीन वर्क पीस है। ठीक है, ये धातु कर्तन तथा कर्तन औजार सरफेस के मध्य होने वाले फ्रिक्शन को ही फ्लैंक वियर का कारण कहा जाता है।
नेक्स्ट है क्रेटर वियर, ठीक है। तो ये जो क्रेटर वियर है इसे कहते हैं क्रेटर निघर्षण। दिस इज मोर कॉमन इन डक्टाइल मटेरियल्स विच प्रोड्यूस कंटिन्यूस चिप। तो क्रेटर वियर जनरली डक्टाइल मटेरियल्स में होता है जो कि कंटिन्यूस चिप प्रोड्यूस करता है। क्रेटर वियर अकर्स ऑन दी रेक फेस, जो टूल का जो रेक फेस है उस पर क्रेटर वियर होता है। एट वेरी हाई स्पीड क्रेटर वियर प्रीडोमिनेट्स, जब स्पीड तेज होती है तब क्रेटर वियर होने की संभावना बढ़ जाती है। For crater wear, temperature is main culprit and tool diffuse into the chip material and tool temperature is maximum at some distance from the tool tip, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्रेटर वियर भी स्टार्ट हो जाता है, उतना ही बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जो टूल है वो डिफ्यूज़ होके चिप मटेरियल के साथ होकर निकलने लग जाता है, तो उस स्थिति में क्रेटर वियर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्रेटर वियर का मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, यहाँ पर इस टाइप से जो डिप्रेशन आना स्टार्ट होता है उसे कहते हैं क्रेटर वियर, ठीक है। क्रेटर डेप्थ एग्जिबिट्स लीनियर इंक्रीज विथ टाइम, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है ये लीनियरली क्रेटर वियर बढ़ता जाता है, ठीक है। फिर मटेरियल रिमूवल रेट जिस तरह से बढ़ती जाती है क्रेटर वियर भी बढ़ता जाता है। ये मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज होती जा रही है तो उसी तरह क्रेटर वियर भी बढ़ता जा रहा है। क्रेटर वियर हैज़ लिटिल और नो इन्फ्लुएंस ऑन कटिंग फोर्सेस, वर्क पीस टॉलरेंस और सरफेस फिनिश। तो क्रेटर वियर का कटिंग फोर्स पे, वर्क पीस की टॉलरेंस पे या फिर सरफेस फिनिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट है टूल लाइफ क्राइटेरिया, ठीक है। टूल लाइफ क्या होता है? टूल लाइफ औजार आयु की वह समय अवधि है जिसमें बिना मोथरे पड़े औजार संतोषपूर्ण कार्य करता रहता है, उसे टूल लाइफ कहा जाता है, ठीक है। मोथरे पड़े यानी कि ब्लंट हुए बगैर, ठीक है। तो यदि अगर अपन ब्लंट टूल से मशीनिंग करते हैं तो वह चैटरिंग करना स्टार्ट करता है, यानी कि चट चट की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। उससे क्या होता है, हमें सरफेस फिनिश, गुड सरफेस फिनिश नहीं मिल पाती। इसके अलावा ब्लंट टूल को चलाने में अधिक फोर्स और पावर लगती है जिससे जो टूल है वो गर्म होने लगता है, ठीक है। सो टूल लाइफ क्राइटेरिया कैन बी डिफाइंड एज अ प्री डिटरमाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी टाइप ऑफ टूल डिटेरियोरेशन विच कैन बी मेजर्ड, ठीक है। तो ये कुछ मापदंड हैं जिसके द्वारा हम टूल लाइफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो कि है एक्चुअल कटिंग टाइम टू फेलियर, ठीक है। कितना उसका टाइम लग रहा है, एक्चुअल कटिंग टाइम यानी कि दो सक्सेसिव ग्राइंडिंग के बीच में लगने वाला वास्तविक कर्तन समय जिसे बोलते हैं एक्चुअल कटिंग टाइम। सेकंड है वॉल्यूम ऑफ मेटल रिमूव, कितनी वॉल्यूम रिमूव हुई है। नंबर ऑफ पार्ट्स प्रोड्यूस्ड, कटिंग स्पीड फॉर अ गिवन टाइम एंड लेंथ ऑफ वर्क मशीन्ड, ठीक है। ये है टूल लाइफ क्राइटेरिया। तो औजार आयु को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिसमें आती है कटिंग स्पीड, ब्रेकेज, चिपिंग और डिफॉर्मेशन, ठीक है। कटिंग स्पीड में ये सबसे इम्पोर्टेंट आता है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, ठीक है। फ्लैंक वियर के ऊपर बेस्ड कुछ कारण हैं जो कि है स्लाइडिंग ऑफ द टूल अलोंग द मशीन सरफेस एंड टेम्परेचर राइज, ठीक है। वी टी रेज टू पावर एन इक्वल्स टू सी, यहाँ पे वी है वेलोसिटी, कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट, टी है टाइम इन मिनट, एन है एक्सपोनेंट्स डिपेंड ऑन द टूल मटेरियल, ठीक है। टूल मटेरियल का जो एक्सपोनेंट है उस पर ये डिपेंड करता है, उस पर ये एक्सपोनेंट डिपेंड करता है। और सी है कांस्टेंट बेस्ड ऑन द टूल एंड वर्क मटेरियल एंड कटिंग कंडीशन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन का, वी टी रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू सी। ये जो एक्सपोनेंट वैल्यू है एन की अलग अलग जो टूल मटेरियल है उसके हिसाब से अलग अलग इसकी वैल्यू है,
अगर हाई स्पीड स्टील टूल है तो इसकी वैल्यू 0.08 से 0.2 रहती है। कास्ट अलॉय है तो इसकी वैल्यू 0.1 to 0.15 वेरी होती है। कार्बाइड टूल के लिए 0.2 to 0.4 एंड फॉर सिरेमिक टूल इट इज़ 0.5 to 0.7। तो हम देख सकते हैं एक टूल लाइफ को अफेक्ट करने के कुछ कारक हैं जो कि हैं कटिंग स्पीड। ठीक है, तो कर्तन चाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है जो टूल लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि हाई स्पीड स्टील टूल है, उसमें कटिंग स्पीड 30 मीटर प्रति मिनट इसकी चाल रखी जाती है। कास्ट अलॉय में और ज़्यादा कटिंग स्पीड रखी जा सकती है। उससे ज़्यादा है कार्बाइड, देन सीमेंटेड कार्बाइड जिसमें 150 मीटर पर मिनट इसकी स्पीड रख सकते हैं। सेरमेट्स, सिरेमिक और सिंटर्ड ऑक्साइड जो कि मैक्सिमम इसकी स्पीड जा सकती है 600 मीटर पर मिनट। सेकंड है ब्रेकेज, ठीक है, जिसे बोलते हैं टूट फूट। तो औजार की कटिंग एज पर एक्सेसिव प्रेशर लगने के कारण एक या दो बड़े बड़े कण या अनेक छोटे छोटे कणों की टूट फूट से औजार द्वारा मैकेनिकल शॉक, थर्मल क्रैक्स, फटी या फिर एक्सेसिव वियर अनुभव किए जा सकते हैं। थर्ड है चिपिंग। चिपिंग भी एक सूक्ष्मदर्शी किस्म की टूट फूट है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ब्रेकेज है जो कि औजार की कर्तन कोर से अनेक छोटे छोटे कणों के टूटने से होती हैं। चिपिंग के कुछ कारण हैं जैसे कि एक्सेसिव वाइब्रेशन या फिर चैटरिंग होने से चिपिंग होती है। इसके अलावा अनहॉर्न्ड कार्बाइड एज जिसमें कर्तन के अंतर्गत उत्पन्न मैकेनिकल फोर्स को सहने की कम यांत्रिक समर्थता होती है, तो उस कारण चिपिंग होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ है डिफॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं विरूपण। जब औजार की कर्तन कोर के नज़दीक हैवी लोड लगाया जाता है तो उसी स्थान पर जो सतह है वो इंटेंडेड हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो सतह बल्ज रूप में प्रतीत होने लगती है। परिणाम स्वरूप सतह का डिफॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता है डिफॉर्मेशन की मात्रा भी बढ़ती जाती है और क्रिटिकल स्ट्रेन पर पहुंचने पर यहाँ पर फ्रैक्चर होना स्टार्ट हो जाता है और उससे टूल फेलियर हो जाता है। कटिंग टूल की उक्त डिफॉर्मेशन सहने की जो योग्यता है इसे हॉट हार्डनेस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ मेटल कटिंग। ठीक है, मेटल कटिंग की इकोनॉमिक्स, यहाँ पे ये डायग्राम बनाया गया है कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम का कटिंग स्पीड के साथ। ठीक है, जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है, जो पर यूनिट वॉल्यूम कॉस्ट है वो घटती जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ती जाती है कटिंग कॉस्ट कम होती जाती है, लेकिन जो टूल कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ती है टूल की जो कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इन दोनों को मिक्स करके एक कंबाइन कर्व बनाया है जो कि है टोटल कॉस्ट का कर्व। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ऑप्टिमम स्पीड ली है। ठीक है, जो कटिंग स्पीड है यहाँ पे हमने एक ऑप्टिमम स्पीड ली है। ये ऑप्टिमम स्पीड ली है। ठीक है, इस ऑप्टिमम स्पीड पर कटिंग कॉस्ट भी कम लगती है, टूल कॉस्ट भी कम लगती है, सो टोटल कॉस्ट यहाँ पे मिनिमम लगती है। ठीक है, और ऑप्टिमम हमें प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिल जाता है। ये वही डायग्राम है। ठीक है, ये आपने प्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियल में पढ़ा होगा, सॉरी, कॉस्ट पर पीस का कटिंग स्पीड के रिस्पेक्ट में डायग्राम है। CN होती है आइडल कॉस्ट, जिसमें ये कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, जो कि जो हमने स्टोरेज हाउस लिया है, ठीक है, ये जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, जैसे लाइट का बिल आता है, ठीक है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। जो वेरी करती है वो है मशीनिंग कॉस्ट, टूल चेंजिंग कॉस्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे कटिंग स्पीड बढ़ती है मशीनिंग कॉस्ट घटती जाती है,
लेकिन टूल की कॉस्ट और टूल चेंजिंग कॉस्ट है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्टिमम कर्व खींचा जो कि टोटल यूनिट कॉस्ट का, ठीक है। यहाँ पर ये जो आता है ये है, यहाँ पे मिनिमम यूनिट कॉस्ट लगती है, तो यहाँ पे ये एक ऑप्टिमम स्पीड ली जाती है, तब मशीनिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, टूल कॉस्ट भी कम होती है और टूल चेंजिंग टाइम कॉस्ट भी कम होती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये ऑप्टिमम स्पीड पर लिया जाता है तो यहाँ पे हमें प्रोडक्शन रेट जो है वो भी हमें यहाँ पर मैक्सिमम मिल जाती है। तो ये एक फॉर्मूला है टूल कॉस्ट फाइंड करने का, ठीक है। टीसी होती है टूल चेंजिंग टाइम, सीटी है रुपीज़ पर सर्विसिंग और रिप्लेसमेंट यानी टूल कॉस्ट, सीएम है मशीनिंग कॉस्ट, ये है कटिंग स्पीड इन मीटर पर मिनट। तो टूलिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है सीटी इज इक्वल्स टू टूल को रिग्राइंड करने की कॉस्ट, टूल का डेप्रिशिएशन कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट जो होती है वो है लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टूल कॉस्ट आ जाएगा, मशीनिंग कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी इकोनॉमी किसी टूल की जो लाइफ है कितनी इसकी इकोनॉमी की हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।